Hello dear students, I am Anupma Pradhan, Assistant Professor, Department of Chemistry, ठाकुर शोभा सिंह गवर्नमेंट कॉलेज पत्थलगांव। आज जिस टॉपिक को हम समझेंगे वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस या NAA, जो कि रेडियो एक्टिविटी के एनालिटिकल एप्लीकेशंस में से एक है। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या है, इसकी अंडरलाइंग प्रिंसिपल, इसके टाइप्स, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड बेसिक प्रोसीजर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और लास्टली इसकी एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ा होगा जिसमें सैंपल को एनालाइज करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जाती है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस या शॉर्ट में जिसे हम NAA भी कहते हैं, ऐसी ही एनालिटिकल टेक्निक है जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें किसी सैंपल में प्रेजेंट मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स को डिटरमिन किया जा सकता है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, यानी सैंपल में प्रेजेंट एलिमेंट्स की पहचान करने के साथ साथ वह कितनी मात्रा में उपस्थित है ये भी हम जान सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई अननोन मिनरल है तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की सहायता से हम उस मिनरल में प्रेजेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी पता लगा सकते हैं। इस एनालिसिस के लिए जिस सैंपल की हमको स्टडी करनी है उसको इरेडिएशन फैसिलिटी में रखा जाता है और उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। ये न्यूट्रॉन उस सैंपल में प्रेजेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का फॉर्मेशन करता है। इसे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड एक्टिविटी भी कहते हैं, जिसमें हम किसी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट करते हैं। ये एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये कुछ पार्टिकल्स जैसे बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस के फॉर्म में अपनी एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है। ये जो गामा रेडिएशंस हैं ये हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जिससे कि उस एलिमेंट की पहचान की जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स स्पेसिफिक होते हैं और उसकी सहायता से उस इंसान की पहचान की जा सकती है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की डिस्कवरी 1936 में हंगेरियन रेडियो केमिस्ट जॉर्ज टी हेर्से और जर्मन फिजिसिस्ट हिल्डे लेवी ने की थी। उन्होंने ये पाया कि उनके सैंपल में रेयर अर्थ एलिमेंट डिस्प्रोसियम को जब न्यूट्रॉन सोर्स के कांटेक्ट में लाया गया तो वो हाईली रेडियो एक्टिव हो गया, जिससे उसकी पहचान करना बहुत आसान हो गया। उनकी इस ऑब्जर्वेशन ने ही इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के द्वारा एलिमेंट डिटेक्शन की नींव रखी। मिस्टर हेर्से को 1943 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला फॉर यूज ऑफ आइसोटोप इन स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। अब देखेंगे कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मान लेते हैं कि ये जो सैंपल है उसके एलिमेंट का एटम है। हमको मालूम है कि एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इन दोनों का सम ही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मोशन करते रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इस एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम न्यूक्लियाई पर फोकस करते हैं। ये जो न्यूक्लियाई है इसे हम टारगेट न्यूक्लियाई बोलेंगे और इसके एलिमेंट को हम AXZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर A उसका एटॉमिक मास है और Z उसका एटॉमिक नंबर है। अब ये जो न्यूट्रॉन सोर्स है उससे हम न्यूट्रॉन इरेडिएट कराएंगे इस टारगेट न्यूक्लियाई के ऊपर। ये टारगेट न्यूक्लियाई को हिट करेगा
और एक नॉन इलास्टिक कोलिजन होगा। टारगेट न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके हाईली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर। और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के वो एक कंपाउंड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, और क्योंकि इसने एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया है इसीलिए इसके एटॉमिक मास में +1 इंक्रीज हुआ है। ये जो कंपाउंड न्यूक्लियाई होता है ये अपनी अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए तुरंत गामा रेडिएशंस रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस। और साथ ही एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है इसके न्यूक्लियर पार्टिकल इंटरनल रीअरेंजमेंट करते हैं और बीटा पार्टिकल रिलीज करते हैं, और साथ ही अपनी एक्सेस एनर्जी गामा रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ये जो गामा रेडिएशंस हैं इनको हम बोलते हैं डिलेड गामा रेडिएशंस, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद रिलीज होती हैं। और इसके बाद ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आगे अपने डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वो भी अनस्टेबल हो तो वो आगे फिर से डीके करता है तब तक जब तक कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव डीके की सीरीज हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दो टाइप के गामा रेडिएशंस भी रिलीज होते हैं। एक प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन जो तुरंत रिलीज होता है, और दूसरा है डिलेड गामा रेडिएशंस जो कि थोड़ी देर बाद रिलीज होता है। इसमें से जो डिलेड गामा रेडिएशंस है ये बहुत यूजफुल होते हैं। इनकी स्टडी करके हमको इस सैंपल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये डिलेड गामा रेडिएशंस जब गामा स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट होते हैं तो ये पीक्स देते हैं जिससे हम एलिमेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ, जिसमें टारगेट न्यूक्लियाई ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और एक्टिवेट होकर के कंपाउंड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। बेसिकली इसमें एन गामा टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, और ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ग्रेजुअली डीके होता जाता है तब तक जब तक कि स्टेबल न्यूक्लियाई ना मिल जाए। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में कोबाल्ट 59 है जो इसका एटॉमिक मास है, और इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रॉन एक एब्जॉर्ब कर लेता है और कोबाल्ट 60 में कन्वर्ट हो जाता है, हाईली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है गामा रेडिएशंस के फॉर्म में, और स्टेबल न्यूक्लियाई निकल 60 में चेंज हो जाता है। ये जो गामा रेडिएशंस होती हैं ये गामा रेडिएशंस हमको गामा स्पेक्ट्रम में दो पीक्स दिखाती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जो एलिमेंट है वो कोबाल्ट 59 है। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं जो इसके प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में किसी सैंपल का x ग्राम है जिसमें कि अननोन एलिमेंट x प्रेजेंट है जिसके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब इस सैंपल को हम न्यूट्रॉन से इरेडिएट कराते हैं t सेकेंड्स टाइम पीरियड के लिए, जिससे एक्टिविटी AT प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम होती है। ये जो एक्टिविटी AT है इसको हम इस फॉर्मूले से शो करते हैं। AT इक्वल्स n phi सिग्मा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t, जहाँ पर phi न्यूट्रॉन फ्लक्स कहलाता है जो कि टोटल लेंथ ट्रैवल्ड बाय न्यूट्रॉन पर यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम होता है। लैम्डा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट होता है। सिग्मा न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन फॉर टारगेट न्यूक्लियाई है, या सिंपली एरिया ऑफ न्यूक्लियस जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है।
अगर इस एक्टिविटी को हम कुछ टाइम इंटरवल टी टाइम के बाद मेजर करते हैं तो इक्वेशन जो है वो हो जाता है ए टी प्राइम इक्वल्स एन फाइ सिग्मा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी प्राइम। इसमें से क्योंकि हमको एलिमेंट x में नंबर ऑफ एटम्स n में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को कन्वीनियंटली n इक्वल्स टू ए टी प्राइम डिवाइडेड बाय फाइ सिग्मा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी प्राइम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो भी अननोन एलिमेंट प्रेजेंट है x ग्राम सैंपल में, उसका वेट अगर हमको निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू mn बाय एवोगैड्रोस नंबर, जहाँ पर m जो है वो एटॉमिक वेट है, n इस इक्वेशन में है और एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको मालूम है 1.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। लेकिन जब किसी सैंपल में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तब इस फॉर्मूले की सहायता से वेट डिटरमिन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए एक्चुअल प्रोसेस में हम दो सैंपल्स लेते हैं। इनमें से एक सैंपल को हम स्टैंडर्ड मानते हैं जिनमें कि नोन अमाउंट ऑफ एलिमेंट को लिया जाता है, इसको हम W0 मान लेते हैं, और दूसरे सैंपल में अननोन को लिया जाता है जो कि W है, और दोनों को ही एक साथ न्यूट्रॉन से इरेडिएट कराया जाता है, जिसके कारण नोन की एक्टिविटी हमको 80 मिलती है और अननोन की 80। इसके बाद इस फॉर्मूले में W बाय W0 इक्वल्स AT बाय 80 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमको W की वैल्यू मिल जाती है, जो कि हमको आगे एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन में काम आती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को टाइम ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके पहले प्रिंसिपल में भी हमने देखा था कि हमको दो तरह की गामा रेडिएशंस मिली थी, एक प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस और दूसरी डिलेड गामा रेडिएशंस। अगर हम प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन के बेसिस पर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करते हैं तो उसको प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहा जाता है या PGNAA। और अगर डिलेड गामा रेडिएशन के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं तो डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहा जाता है DGNAA। PGNAA का जो मेजरमेंट है वो इरेडिएशन के दौरान ही किया जाता है, क्योंकि उसी वक्त प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन रिलीज होती है, और ये स्पेशली उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो सिर्फ स्टेबल आइसोटोप्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका फर्दर रेडियो एक्टिव डीके पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए DGNAA के द्वारा उसके एनालिसिस नहीं कर सकते। और साथ ही ऐसे एलिमेंट्स जिनकी हाफ लाइफ बहुत ही छोटी होती है उनके लिए भी हम इस एनालिसिस का यूज़ करते हैं। साथ ही ऐसे एलिमेंट्स जिनका वीक डीके गामा रे इंटेंसिटी होता है, जो मेजरेबल नहीं होता है या आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम PGNAA का यूज़ करते हैं। DGNAA का जो मेजरमेंट है वो इरेडिएशन के बाद होता है, जब डिलेड गामा रेडिएशंस रिलीज होती हैं। कॉमनली जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है उसमें DGNAA ही किया जाता है, और ये ऐसे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं जो अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस करती हैं, और साथ ही ये ऐसे एलिमेंट्स पर भी एप्लीकेबल हैं जो मीडियम और लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड रखते हैं। साथ ही शॉर्ट लाइफ रखने वाले एलिमेंट्स के लिए भी ये लागू होता है,
क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मेथड है एनालिसिस का। इसमें हम जब शॉर्ट लाइफ वाले एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो इरेडिएशन टाइम को कम कर देते हैं, जिससे कि हमको DGNA मिल सके। और अगर हमारे पास में लॉन्ग हाफ लाइफ वाले एलिमेंट है तो इरेडिएशन टाइम को बढ़ा दिया जाता है, जिससे जितने भी शॉर्ट या मीडियम लाइफ टाइम वाले एलिमेंट्स हैं वो डीके हो जाते हैं और सिर्फ लॉन्ग हाफ लाइफ वाले एलिमेंट बचते हैं जिनकी की DGNA की जा सकती है। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का, और इसके साथ ही हम बेसिक प्रोसीजर भी देखेंगे। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, ताकि आप आसानी से समझ सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में न्यूट्रॉन सोर्स का होना। और ये जो न्यूट्रॉन सोर्स है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर ले सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन रिएक्शन होता है और फ्री न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। या फिर हम न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में किसी आइसोटोपिक सोर्स को भी ले सकते हैं, जैसे रेडियम विद बेरिलियम, जो कि हमको न्यूट्रॉन्स देते हैं। या फिर गैस डिस्चार्ज ट्यूब का भी यूज़ हम न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में कर सकते हैं। हम न्यूट्रॉन सोर्स से जो भी न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो भी अलग अलग एनर्जी वाले होते हैं। तो यहाँ पर इस एनालिसिस के लिए हम सुटेबल एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स का ही यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम सैंपल के ऊपर इरेडिएट कराते हैं। और ये जो सैंपल है ये बहुत ही छोटे सैम्पलिंग कैप्सूल में रखा जाता है और उस सैम्पलिंग कैप्सूल को पॉलीथिलीन के फॉइल से पैक कर दिया जाता है। ये पूरा जो सेटअप है वो एक वेल शील्डेड फैसिलिटी में रखा जाता है, ताकि अंदर की जो रेडिएशंस है वो बाहर ना जा सके और बाहर की रेडिएशंस जो है वो इंटरफेयर ना कर सकें। ये जो सैंपल है अब इसके ऊपर न्यूट्रॉन सोर्स से न्यूट्रॉन इरेडिएट होंगे और ये न्यूट्रॉन के साथ में इंटरैक्शन करेगा, और इंटरैक्शन करने के बाद ये गामा रेडिएशन इमिट करेगा, जिनको कि डिटेक्ट करने के लिए हमको डिटेक्टर की आवश्यकता होती है। ये डिटेक्ट इमिटेड गामा रे को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्टर भी हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेंटिलेशन टाइप डिटेक्टर होता है जिसमें एक सेंसिटिव क्रिस्टल होता है जिसके ऊपर जब गामा की फोटॉन्स पड़ती हैं तो वो लाइट इमिट करता है, जिससे कि गामा रे की इंटेंसिटी डिटेक्ट होती है। या फिर कॉमनली हम सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें हाई प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम का डायोड बना लिया जाता है, और इससे जब गामा रेडिएशन टकराती हैं तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि गामा रेडिएशन की एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। जब डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर लेते हैं गामा रेडिएशन, तो क्योंकि वो थोड़े वीक होते हैं इसलिए उनको एम्पलीफाई करने के लिए हम उनको एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं। उसको एम्पलीफायर फिर कनेक्ट होता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम से, और इस डाटा एक्विजिशन सिस्टम में ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सके। और इस डिजिटल सिग्नल को PC में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देता है, और उस स्पेक्ट्रम को हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट कर सकते हैं और उससे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास में गामा स्पेक्ट्रोमीटर का गामा स्पेक्ट्रम है एक सैंपल का, जिसपे हम देखें एक तरफ काउंट्स लिए गए हैं
और एक तरफ एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली गई है। साथ ही हमको सैंपल से रिलेटेड जानकारी भी दी जाती है। इरेडिएशन टाइम कितना है, डीके टाइम कितना है, काउंटिंग टाइम कितना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमको इस सैंपल में अलग अलग एलिमेंट्स मिल रहे हैं और उनके हमको पीक्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम का है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो इस तरीके से पीक्स की सहायता से हम उसमें प्रेजेंट एलिमेंट और पीक एरिया से हम कोई एलिमेंट की कितनी मात्रा उसमें प्रेजेंट है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, साथ में बेसिक प्रोसीजर जिसमें हमने देखा सैंपल हम बनाते हैं, उसके बाद किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है। ये जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, ये हाईली सेंसिटिव होता है और अगर एलिमेंट लो कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट हो, यानी अगर 0.01% से भी कम हो या उससे उसके आसपास हो, तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है ppb और ppm रेंज तक भी। इसके अलावा ये जो मेथड है वो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट हमको देता है। साथ ही ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, यानी जो भी सैंपल हम इसमें यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस एनालिसिस में हम एक साथ बहुत सारे एलिमेंट का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जैसे 25, 30 या उससे ज़्यादा भी। किसी भी एनालिटिकल टेक्निक में एनालाइज करने से पहले सैंपल को प्री ट्रीटमेंट कराया जाता है, सैंपल को ट्रीट किया जाता है, पर यहाँ पर इस एनालिसिस में बहुत ही कम सैंपल प्री ट्रीटमेंट होता है, जिससे कंटेमिनेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस है। इसके अलावा इस एनालिसिस में सैंपल की बहुत ही स्मॉल अमाउंट काफ़ी होती है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की पहचान करने के लिए। मिनिमम 50 मिलीग्राम अगर सैंपल भी हो तो भी हम उसमें से एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। पर साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कभी कभी किसी सैंपल में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से अगर किन्हीं की हाफ लाइफ पीरियड लगभग एक जैसी होती है तो वो एनालिसिस में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर हमारा जो एलिमेंट है वो लॉन्ग लिव्ड होता है तो उसकी लाइफ जो है वो कुछ दिनों से लेकर के हफ्तों या उससे अधिक तक भी हो सकती है, तो उसके फुल एनालिसिस में लगने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी कभी जो सैंपल को हम इरेडिएट करते हैं वो काफ़ी टाइम के लिए रेडियो एक्टिव रह जाता है, तो इसके लिए हमको स्पेशल हैंडलिंग और डिस्पोजल प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। साथ ही दूसरे एनालिटिकल टेक्निक्स की तुलना में ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अब लास्ट में हम देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है उसको किस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्रीज, इसमें केमिकल प्रोडक्ट की एनालिसिस के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसकी एनालिसिस की जा सकती है। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में एरोसोल्स, सॉइल, सीवेज, स्लज या और कोई दूसरा पॉल्यूटेंट है उसमें ट्रेस मेटल की एनालिसिस करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। जियोकेमिस्ट्री में रॉक्स, मिनरल्स या ओर्स के एलिमेंटल कैरेक्टराइजेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। मटेरियल साइंस में अलग अलग जो मटेरियल हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोमेडिसिन के फील्ड में ह्यूमन या एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से इसेंशियल या टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये डिटरमिन कर सकते हैं।
आर्कियोलॉजी में पुराने जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पुराने कोई मेटल है, कॉइन है या फॉसिल है, स्टोन्स हैं, इनकी स्टडी हम कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में जो हमारे पास में एविडेंसेस के सैंपल होते हैं जैसे ब्लड, हेयर या फिंगर नेल, इनका हम इनकी एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल साइंस में हम जो फूड स्टफ है और बेवरेजेस है उनमें कौन कौन से एसेंशियल या टॉक्सिक ट्रेस मेटल प्रेजेंट है ये डिटरमिन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में प्लांट्स में न्यूट्रिएंट अपटेक को या फिर किसी प्लांट में टॉक्सिक एलिमेंट की प्रेजेंस को पता लगाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हाई प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर को चेक करने के लिए हम इस एनालिसिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर बनाने में इस एनालिसिस की हेल्प ली जाती है। साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इसका मतलब है जो भी नए एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनकी एनालिसिस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का यूज़ एक रेफरी मेथड के रूप में करते हैं। तो ये सारी जो थी अलग अलग फील्ड्स में इसकी ढेर सारी हम लोगों ने एप्लीकेशंस देख ली। तो इस पूरे वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो एक सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम किसी सैंपल की एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में एक्यूरेटली जानकारी पा सकते हैं। और साथ ही ये रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसमें प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन रिलीज होती है, डिलेड गामा रेडिएशन यूज होती है और उनके बेसिस पर ये दो टाइप्स के होते हैं, PGN-AA और DGN-AA। और साथ ही हम लोगों ने देखा कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और बेसिक प्रोसीजर होता है जिसमें पहले सैंपल हैंडलिंग होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। और फाइनली हम लोगों ने अलग अलग फील्ड्स में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे।